हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 यानी नॉन हिंदी के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 17 फरवरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। तो चलिए, प्रथम पाली और द्वितीय पाली के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक प्रश्न को आप आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स में। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है? यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 रोजों के बाद ईद आती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपका है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? कितने पैसे थे? महमूद के पास कितने पैसे थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 12 पैसे थे। कितने पैसे थे? तो 12 पैसे महमूद के पास। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है, हामिद की बूढ़ी दादी का क्या नाम था? क्या नाम था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमीना नाम था। यानी क्या नाम थी? तो अमीना नाम। ऑप्शन हामिद की बूढ़ी दादी का क्या नाम था? तो अमीना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देते चलिए। चौथा प्रश्न है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हो गई? तो आपको बताना है हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुआ। हैजा बीमारी के कारण, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? आपको बताना है ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रेमचंद। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो वह गा रहे थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन ए को। आइए अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत ने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? तो बताइए आप, बाल गोविंद भगत ने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? तो भाई के साथ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतोह को कहाँ भेज दिया? बाल गोविंद भगत ने पुतोह को कहाँ भेज दिया? तो ऑप्शन ए, यानी मैके भेज दिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है आपका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो आपको बताना है, यानी दिमाग का वह सुस्त था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? बाल गोविंद भगत की उम्र कितना था? यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 60 से ऊपर, यानी लगभग 60 वर्ष का था। आइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है आपका, हुंडू का झरना किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है हुंडू का झरना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी झारखंड राज्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ग का एक टुकड़ा किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, यानी
नागपुर, छोटा नागपुर को कहा जाता है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा ऑप्शन सी को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है आपका, हुंडू का पानी डॉट डॉट किस तरह चक्कर काटता है? किस तरह हुंडू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? तो आपको बताना है, यानी सही हो जाएगा सांप की तरह। सांप की तरह जो है चक्कर काटता है उसका पानी। हुंडू का झरना का पानी कैसे काटता है? तो सांप की तरह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। 14 नंबर प्रश्न है आपका अगला, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? तो बेगार समझते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन बी को। आइए अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी विदाई होने वाली थी? किसकी विदाई होने वाली थी? तो आपको बताना है, यानी लेखक की छोटी बहन की, यानी लेखक की छोटी बहन की। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का शस्त्याग गद की कौन सी विधा है? आपको बताना है अशोक की शस्त्याग कौन सी विधा है? तो यह एक एकांकी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन कविता नहीं है? आपको बताना है कविता इनमें से कौन सा पार्ट जो है कविता नहीं है। यानी ठेस जो है वह कहानी है, झांसी की रानी कविता है, बच्चे की दुआ जो है कविता है, करमवीर जो है कविता है। तो इनमें से कौन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है आपका, 4 साल कौन सा युद्ध चला? तो कलिंग युद्ध जो है 4 साल चला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है, पादमा कौन थी? पादमा जो है कौन थी? तो यानी कलिंग महाराज की रानी थी, कलिंग की रानी थी, ऑप्शन ए कलिंग महाराज की रानी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से साहित्य कौन सी विधा है? इनमें से कौन सा विधा? ये जो है यह एक निबंध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह निबंध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न है आपका, ईर्ष्या का काम क्या होता है? आपको बताना है ईर्ष्या का काम क्या होता है। तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जलाना होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वकील साहब कैसा आदमी था? वकील साहब कैसा आदमी था? ईर्ष्यालु आदमी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईर्ष्यालु था। वकील साहब कैसा था? तो ईर्ष्यालु है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? वकील साहब के घर के पास किसके घर था? यानी ऑप्शन बी बीमा एजेंट, यानी कौन रहते थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीमा एजेंट, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 नंबर प्रश्न है, जो 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? किस विद्यालय में थे? तो आपको बताना है, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, जो कि भागलपुर में स्थित है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
ऑप्शन सी विक्रमशिला में 10,000 छात्र और 1,000 यानी 10,000 छात्र और 1,000 टीचर रहते थे। तो आइए अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हरिभद्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरिभद्र। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कौन कुलपति थे? तो हरिभद्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना किसने की? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजा धर्मपाल ने यानी स्थापना किया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है? तो आपको बताना है दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है? तो आपको बताना है कौन सी विधा में आता है। तो यह जो है दीदी की डायरी नई विधा है। तो आपको बताना है यानी नई विधा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजू की सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई। तो आपको बताना है संजू की सहेली जो थी उसकी शादी बचपन में कर दी गई। किसका? तो नीलू की। यानी संजू की सहेली कौन थी? तो नीलू थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। 29 नंबर प्रश्न है, माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? तो आपको बताना है माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? तो भैया ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भैया ने खाना बनाया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। 30 नंबर प्रश्न है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिला? तो आपको बताना है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीदी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीदी से मिला। यानी किससे प्रेरणा मिला? तो दीदी से। आइए अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। संजू को किसके जन्मदिन पर उपहार मिलता? संजू को जन्मदिन पर क्या मिलता है? यानी क्या मिलता है? तो यानी पुस्तक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुस्तक मिलता था जन्मदिन पर उसको। संजू को क्या मिलता था? तो पुस्तक। आइए अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? तो आपको बताना है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो बापू से। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दीनबंधु निराला पाठ की विधा कौन है? तो आपको बताना है दीनबंधु निराला पाठ की कौन सा विधा में आता है? यह निबंध है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया? तो आपको बताना है किसके नाम दीनबंधु जो है किसके नाम से जोड़ा गया? तो निराला। ऑप्शन सी दीनबंधु निराला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा।
आइए अगला क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस महाकवि की जीवनी है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है? आपको बताना है बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए खेमा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खेमा जो है बाल मजदूरी पर आधारित है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर, ग्राहकों को चाय कौन देता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्राहकों को चाय कौन देता था? तो कसरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग इसे भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होटल किसके पास था? यानी होटल के पास क्या था? आपको बताना है होटल के पास क्या था। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लिनिक था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं प्लीज लाइक भी कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गुड़िया का घर किस जिले में है? तो आपको बताना है गुड़िया का घर किस जिले में है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुड़िया की घर किस जिले में था? तो रोहतास जिले। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर प्रश्न है आपका। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? तो यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर बनना चाहती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? क्या बनना चाहती है? तो अध्यापिका बनना चाहती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। गुड़िया गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जिले में डाला गया? तो आपको बताना है कर्पूरी ठाकुर को यानी गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जिला में डाला किस जिले यहाँ जेल होगा सॉरी यानी किस जेल में डाला गया? तो ऑप्शन सी दरभंगा जेल में डाला गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कवि जी स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? कहाँ पर उतारने को कहता है? तो जमीन पर। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? तो जमीन पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करमवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? तो क्या बना देते थे? तो ऑप्शन बी सड़क बना देते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? तो आपको बताना है करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? तो ऑप्शन डी करमवीर जो होते हैं ना वह जी नहीं चुराते हैं काम करने में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा करमवीर। आइए अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है बिहारी के
दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? कितने दोहे शामिल है? तो 3 तरह के दोहे शामिल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है बच्चों की दुआ। प्रश्न है आपका बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। तो यानी नेक राह पर बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में बच्चों कैसी राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। तो नेक राह यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति काल के कवि कौन थे? भक्ति काल के कवि कौन थे? यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कबीर दास थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर प्रश्न है पीपल पाठ की कौन सा विधा में आता है? पीपल पाठ जो है किस विधा में आता है? तो आपको बताना है यह कविता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 50 नंबर पर है। 50 नंबर प्रश्न है आपका झांसी की रानी के बचपन का क्या नाम था? तो आपको बताना है झांसी की रानी की बचपन का क्या नाम था? तो आपको बताना है ऑप्शन सी सही हो जाएगा लक्ष्मीबाई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय।